बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट्स, हम BSN 7 सेमेस्टर की सब्जेक्ट नर्सिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं। नर्सिंग थ्योरी में आप लोगों के कोर्स के फर्स्ट 3 यूनिट्स कवर हो चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम आप लोगों के कोर्स के जो थ्योरीज़ हैं वो स्टार्ट करेंगे। उनमें से फर्स्ट थ्योरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की इन्वायरमेंटल थ्योरी है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसको कवर कर लेंगे। जब मैं आप लोगों को थ्योरीज़ की ओवरव्यू पढ़ा रही थी यूनिट 3 में, तो वहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की इन्वायरमेंटल थ्योरी फर्स्ट थ्योरी थी और इसकी ओवरव्यू मैंने आप लोगों को समझा दी थी कि इसकी जो मेन फोकस होती हैं और इसके जो मेन पॉइंट्स थे वो भी हम उसमें डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं कि इस प्रेजेंटेशन के एंड के बाद आप लोग इस एबल होंगे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो बायोग्राफी है वो आप लोगों को पता होगी। एनवायरमेंटल थ्योरी आप लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल थ्योरी की जो एजम्पशंस हैं वो आप लोगों को पता होगी। और इसके अलावा फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो थ्योरी है और उसमें जो मेटा पैराडाइम है उनका कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा। और इस थ्योरी की जो एप्लीकेशन है कि नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर ये किस तरीके से अप्लाई की जाती हैं वो भी आप लोग जान सकेंगे। बायोग्राफी में लिखा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न ऑन May 12, 1820 इन नाइटिंगेल, इटली। 12 मई 1820 में ये पैदा हुई थी। और यहाँ पे लिखा है कि इन नाइटिंगेल, इटली। तो ये कोई मिस्टेक हुई है, ये नाइटिंगेल नहीं है बल्कि ये फ्लोरेंस, इटली है, क्योंकि फ्लोरेंस जो है वो इटली का एक हिस्टोरिकल प्लेस है और वहाँ पे ये पैदा हुई थी, तो इसी वजह से इनके नेम के साथ फ्लोरेंस जो है वो लगाई गई है और नाइटिंगेल इनके पेरेंट्स ने इनको नाम दिया था। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है ये मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर कहलाती हैं, क्योंकि मॉडर्न नर्सिंग की जो भी बेसिक्स है तो वो फर्स्ट टाइम इन्होंने बता दिए थे। और ये फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट है। फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट ये कि जब कोई भी नर्सिंग थ्योरी नहीं थी तो उस वक्त फ़र्स्ट टाइम इन्होंने अपनी ये इन्वायरमेंटल थ्योरी दी हुई थी, इसीलिए ये फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट है। इनको लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। ये आप लोगों को पता है, आप लोगों को कि इनको लेडी विद लैम्प कहा जाता है। और यहाँ पे आप लोग याद रखें कि ये फर्स्ट थ्योरिस्ट है। में भी MCQs में आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। She explained her environmental theory in her famous book Notes on Nursing, what it is not। और इन्होंने अपनी ये environmental theory अपने एक famous book जिसका नाम Notes on Nursing था, what it is कि नर्सिंग जो है वो क्या है और क्या नहीं है, what it is not, तो उसके अंदर इन्होंने environmental theory अपनी explain की हुई थी। She was the first to propose nursing रिक्वायर्ड स्पेसिफिक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये वो फर्स्ट इंसान थी, फर्स्ट नर्स थी कि जिन्होंने ये बात कही कि जो नर्सिंग है उसके लिए स्पेसिफिक एजुकेशन और ट्रेनिंग चाहिए होती हैं। इससे पहले ये कंसेप्ट मौजूद नहीं थी। और इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी क्रेमेन वार के अंदर वो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से ये जानी जाती हैं। वहाँ पे उस जंग की वजह से जो लोग ज़ख्मी हुए थे तो उनको जिस तरीके से सफाई का ख्याल रखते हुए इन्होंने केयर प्रोवाइड की, तो उसकी वजह से वहाँ पे कितने ज़ख्मियों की जान जो है वो बच गई। तो इसी वजह से उस वार की वजह से ये बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं। वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। इसके अलावा ये स्टेटिस्टिशियन भी हैं। ये स्टेटिस्टिशियन इन अ सेंस कि इन्होंने कुछ की पॉइंट्स हाईलाइट करने के लिए पाई चार्ट और बार चार्ट जो है वो यूज़ की हुई थी। इसके अलावा जो इंटरनेशनल नर्सिस डे है वो 12 मई को मनाई जाती हैं। ये इसलिए मनाई जाती हैं क्योंकि ये इनकी बर्थडे थी और इनकी बर्थडे में ही ये जो नर्सिंग इंटरनेशनल नर्सिंग डे है ये मनाई जाती हैं। और ये इसलिए क्योंकि इनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं नर्सिंग में तो वो बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से उस रिस्पेक्ट पे इनके बर्थडे में ये जो इंटरनेशनल नर्सिस डे है ये मनाई जाती हैं 12 मई को। और इनकी डेथ जो है वो अगस्त 1910 को हुई थी। अब देखिए एनवायरमेंटल थ्योरी की यहाँ पे डिफिनीशन दी गई हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एनवायरमेंटल थ्योरी डिफाइन नर्सिंग एज द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की एनवायरमेंटल थ्योरी है ये नर्सिंग को किस तरीके से डिफ़ाइन करती हैं। नर्सिंग को ये इस तरह डिफ़ाइन करती हैं कि नर्सिंग जो है वो द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी। नर्सिंग वो प्रोसेस है कि जिसमें पेशेंट के एनवायरनमेंट को कुछ इस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है उसके लिए
कि उस तरीके से यूटिलाइज़ करने की वजह से उसकी जो रिकवरी है उसमें मदद मिलती है। तो इसको कहा जाता है नर्सिंग। इट इन्वॉल्व्स द नर्सेस इनिशिएटिव टू कन्फिगर environmental setting appropriate for gradual restoration of the patient health, and that external factors associated with the patient surroundings affect life or biologic and physiologic processes and his development। अब यहाँ पे हमने कहा जो डिफिनीशन दी गई है नर्सिंग की, उसके अंदर के नर्सिंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एनवायरनमेंट को कुछ इस तरीके से पेशेंट के लिए यूटिलाइज़ करते हैं कि जिससे उसकी रिकवरी जो है वो मज़ीद अच्छे से हो सके, रिकवरी में मदद मिल सके। अब यहाँ पे बताया गया है कि वो जो जिस तरीके से हम यूटिलाइज़ करते हैं एनवायरनमेंट को, तो उसमें हम क्या क्या करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इसमें यह है कि नर्सिस की इनिशिएटिव, नर्सिस जो है वो स्टार्ट लेते हैं कि पेशेंट की जो एनवायरनमेंट है उसमें वो कन्फिगर का मतलब है कि तरतीब देना, उसको कुछ इस तरीके से अप्रोप्रिएटली तरतीब देते हैं कि जिसकी वजह से पेशेंट की हेल्थ जो है वो ग्रेजुअली रिस्टोर होती हैं। और जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि पेशेंट के सराउंडिंग में है और उसकी वजह से उसकी लाइफ, उसकी बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो अफेक्ट होते हैं और उसकी जो डेवलपमेंट अफेक्ट होती है, उन सब फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से तरतीब देना कि जिसकी वजह से पेशेंट की हेल्थ रिस्टोर हो सके। तो यही होता है बेसिकली एनवायरनमेंट की इस तरीके से यूटिलाइजेशन के जिसकी वजह से पेशेंट की रिकवरी में उसको मदद मिल सके। देयर आर 10 की एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी। दे आर, अब देखिए कि 10 की एस्पेक्ट है इस थ्योरी के, 10 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहलू हैं। उनमें से फर्स्ट वन है पेशेंट शुड हैव क्लीन एयर एंड ए टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट। पेशेंट को फ्रेश एयर जो है वो मिलना चाहिए और टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट हो, ना तो उसमें बहुत ज़्यादा सर्दी हो और ना ही बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी हो। नॉर्मल टेम्परेचर के साथ पेशेंट की इन्वायरमेंट होनी चाहिए और उसको फ्रेश एयर मिलनी चाहिए। सेकेंड एस्पेक्ट है patient should have access to direct sunlight and not be subjected to unnecessary noise, especially when sleeping। पेशेंट को डायरेक्ट सनलाइट जो है वो मिलनी चाहिए ताकि उसकी बॉडी के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है डायरेक्ट सनलाइट की वो पूरी हो सके, विटामिन डी की डिफिशियंसी उसमें ना हो। और दूसरी बात ये कि अननेसेसरी नॉइज़ जो है वो पेशेंट के इर्द गिर्द नहीं होनी चाहिए, ख़ास करके जब वो सो रहे हो तो उस टाइम उनको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। रूम्स शुड बी केप्ट क्लीन, उनके जो रूम्स है जहाँ पे वो एडमिट है तो वो रूम्स साफ़ होने चाहिए। हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ शुड बी वेल कंस्ट्रक्टेड, हॉस्पिटल के जितने भी फैसिलिटीज़ हैं वो वेल कंस्ट्रक्टेड हो। और फिफ्थ एस्पेक्ट है बेडिंग शुड बी चेंज्ड एंड एयर्ड फ्रिक्वेंटली, जो जितने भी जहाँ जिस जगह पे वो एडमिटेड है तो वहाँ के बेड जो है वो चेंज किए जाते हों फ्रिक्वेंटली, और जगह जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा जाता हो ताकि उसकी वजह से कोई इन्फेक्शंस वगैरह पेशेंट को ना हो। सिक्स वाला जो एस्पेक्ट है वो ये है कि पेशेंट शुड बी केप्ट क्लीन एंड नर्सेज शुड वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली। पेशेंट को क्लीन रखना चाहिए और नर्सेज को हैंड वॉशिंग करनी चाहिए फ्रिक्वेंटली, क्योंकि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने का जो सबसे कॉमन जो एक ज़रिया होता है वो कंटेमिनेटेड हैंड्स होते हैं, तो इसीलिए फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग का इन्होंने कहा था। सेवेंथ वाला जो एस्पेक्ट था उसमें इन्होंने कहा पेशेंट शुड बी ऑफर्ड ए वेराइटी ऑफ सीनरी सच एज न्यू बुक्स और फ्लावर्स टू प्रिवेंट बोर्डम। पेशेंट को बोर होने से बचाना है, उनको इंगेज रखना है, चाहे उनको कोई सीनरी हम दिखाए, उनको कोई बुक्स हम दें, उनको कोई फ्लावर्स वगैरह उनके पास रखें, तो इस तरह उनकी जो एनवायरनमेंट है उसको खुशगवार बनानी चाहिए। Nurses should be positive but not offer false hope to patient or make light of their illness। नर्सेस जो है उनको पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कि झूठी उम्मीद जो है वो पेशेंट को दे दे। झूठी उम्मीद पेशेंट को कभी भी नहीं देनी चाहिए, ना ही कभी उनकी जो इलनेस है उसको बहुत हल्के से लेना चाहिए। Offer a variety of small meals instead of large one and do not do patient care while patient is eating as it is distracting। पेशेंट को वक्त के साथ साथ जल्दी जल्दी उसको खाना दे, लेकिन कम कम मिकदार में दे, इसके बजाय कि एक ही टाइम जो है बहुत ज़्यादा खाना उसको दे दे, क्योंकि वो अगर एडमिटेड पेशेंट है तो वो सही से वॉक वगैरह नहीं करते तो उनको फिर डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसी वजह से उनको स्मॉल मील्स देने चाहिए।
लेकिन वैरायटी ऑफ स्मॉल मील्स देने चाहिए, फ्रिक्वेंटली देने चाहिए एज़ कम्पेयर टू के एट अ टाइम लार्ज दिया जाए। और दूसरी बात ये कि अगर पेशेंट वो खाना खा रहे हैं तो उस टाइम उनको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, उस टाइम केयर प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उनको फिर डिस्ट्रैक्ट करती हैं। कंसीडर नॉट ओनली द इंडिविजुअल पेशेंट बट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेयर ही और शी लिव्स। हमें सिर्फ इंडिविजुअल पेशेंट को ही नहीं देखना है, बल्कि उस कॉन्टेक्स्ट से भी देखना है कि उसकी एनवायरनमेंट कैसी है, कहाँ पे वो रह रहा है। यानी इनका मेन मकसद ये था कि एनवायरनमेंट जो है उसका बहुत बड़ा किरदार होता है पेशेंट की हीलिंग में। एनवायरनमेंट जितनी अप्रोप्रिएट हो उतनी ही हीलिंग जो है वो जल्दी होती है, ये इनका कहना था। ये वही सारे 10 जो आस्पेक्ट हैं यहाँ पे दी गई हैं, ये आप लोग देख लें, इसमें कोई नई बातें नहीं हैं, वही 10 आस्पेक्ट्स जो है वो यहाँ पे दी गई हैं। 5 इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स, ये 5 कंपोनेंट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे जब मैं आप लोगों को ओवरव्यू पढ़ा रही थी उसमें, कि नाइटिंगेल आइसोलेटेड 5 इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स एसेंशियल टू एन इंडिविजुअल हेल्थ। अब इसमें से ये जो 10 थे, इन 10 में से इन्होंने 10 बताए थे, लेकिन फिर इन्होंने इन 10 में से 5 जो है उनको अलग किया था और कहा था कि ये एसेंशियल कंपोनेंट है। कोई और चीज़ हो या ना हो, लेकिन ये 5 जो है वो ज़रूर होने चाहिए। उनमें एक इन्होंने कहा कि क्लीन एयर होनी चाहिए, दूसरा इन्होंने कहा कि प्योर वाटर होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि क्लीन एयर अगर नहीं है तो इंसान जो है वो कैसे फिर ज़िंदा रह सकता है, उसको मज़ीद और बीमारियाँ इसकी वजह से, अगर एयर जो है वो कंटामिनेटेड है तो हो सकती हैं। प्योर वाटर अगर नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है, अगर प्योर वाटर नहीं है तो कैसे इंसान ठीक हो सकता है, वो मज़ीद उसकी सेहत ख़राब हो जाएगी। इफ़िशिएंट ड्रेनेज सिस्टम्स होने चाहिए। एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम का मतलब ये है कि उसके एनवायरनमेंट में कहीं पानी जमा ना हो, अगर पानी जमा हो जाती हैं तो उसमें डिफरेंट इंसेक्ट्स जो है वो फिर ग्रो करने लगते हैं और उनकी वजह से कितनी बीमारियां फैलती हैं। क्लीनलीनेस, सफाई का ख्याल करना, और लाइट जो है वो डायरेक्ट सनलाइट से कांटेक्ट जो है ये लाजमी है। तो ये 5 कंपोनेंट्स आप लोगों ने याद रखनी है, मे भी आप लोगों से MCQs में पूछी जा सकती हैं। एजम्पशंस देख ले, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल एनवायरमेंटल थ्योरी हैं इसके एजम्पशंस क्या थे। तो फर्स्ट एजम्पशंस का आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के विदाउट एविडेंस जिन बातों को हम ट्रू तस्वुर करते हैं तो वो एजम्पशंस कहलाते हैं। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल थ्योरी के जो एजम्पशंस है उसमें फर्स्ट वन है नर्सिंग इज़ सेपरेट फ्रॉम मेडिसिन। इन्होंने कहा था कि नर्सिंग जो है वो मेडिसिन से एक अलग एक फील्ड है, मतलब नर्सिंग को इन्होंने मेडिसिन से अलग अलग एक फील्ड तस्वुर किया था। इसका मतलब ये है कि इन्होंने कहा था कि जो डिजीज़ प्रोसेसेस वगैरह हैं उनके साथ नर्सिस की कोई उनके साथ डीलिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि पेशेंट की जो फिज़िकल आस्पेक्ट है उस पर ज़्यादा वो किया था कि फ़िज़िकली उनको केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। उनके अंदर जो पैथोलॉजिकल जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उससे नर्सिंग की कोई ताल्लुक जो है वो नहीं है, ये इनका कहना था। तो ये एक एजम्पशन था इस थ्योरी का। दूसरा एजम्पशन था नर्सिस शुड बी ट्रेंड, कि नर्सिस जो है उनको ट्रेन होना चाहिए। द एनवायरनमेंट इज़ इम्पोर्टेंट टू द हेल्थ ऑफ द पेशेंट, कि तीसरा एजम्पशन ये कि पेशेंट के हेल्थ के लिए एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द डिज़ीज़ प्रोसेस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू नर्सिंग, इन्होंने कहा कि डिज़ीज़ प्रोसेस जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है नर्सिंग के लिए। तो ये इसके कुछ जो पॉइंट्स थे वो ठीक नहीं थे, उसकी वजह से काफ़ी हद तक नर्सिंग जो है उसकी काफ़ी हद तक डिस्करेज ये फील्ड हो गई थी। इनकी ये जो कुछ एजम्पशंस थे इनकी वजह से, जैसा कि कहती थी कि नर्सिंग इज़ सेपरेट फ्रॉम मेडिसिन, या फिर ये कहती थी कि डिज़ीज़ प्रोसेस जो है उसके साथ नर्सिंग की कोई डिज़ीज़ प्रोसेस उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको ऊपर से केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। तो एक इंसान अगर अंदर से उसको इतनी ज़्यादा बीमारी है कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा ना खास्ता किसी पेशेंट को कैंसर है और हम उसको ऊपर से जितनी भी इन्वायरमेंटल केयर प्रोवाइड करें तो वो कैंसर तो ठीक नहीं हो सकती ना। तो इसी वजह से ऐसा नहीं है कि नर्सिंग जो है उनके लिए डिजीज़ प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स, कुछ लिमिटेशंस थे इनके थ्योरी के। नर्सिंग शुड सपोर्ट द इन्वायरमेंट टू असिस्ट द पेशेंट इन हीलिंग, इन्होंने कहा था, इनका एक एजम्पशन ये था कि नर्सिंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है कि जो कि पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, उसके एनवायरनमेंट को कुछ इस तरीके से मैनेज करती हैं कि पेशेंट को मदद मिलती है हीलिंग में उसकी वजह से। नर्सिंग इज़ बोथ एन एम्पिरिकल आर्ट एंड साइंस, और इनका एक एजम्पशन ये भी था कि नर्सिंग जो है उसमें एम्पिरिकल आर्ट भी है और साइंस भी है, यानी नॉलेज भी चाहिए होती है, साइंटिफिक नॉलेज भी चाहिए होती है और साथ में स्किल्स भी चाहिए होते हैं।
नर्सिंग कंसर्न इज़ विद द पर्सन इन द इन्वायरमेंट। नर्सिंग का कंसर्न जो है, इन्होंने कहा कि वो पर्सन और उसकी इन्वायरमेंट है, यानी एक इन्वायरमेंट के अंदर एक इंडिविजुअल पेशेंट जो है उससे नर्सिंग का ताल्लुक़ है। उसके इन्वायरमेंट को ठीक करके उसको केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। द पर्सन इज़ इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट। ये इनका कहना था कि इन्वायरमेंट के साथ जो बंदा है वो इंटरेक्ट करता है, तो इसीलिए इन्वायरमेंट अगर ठीक होगी तो उसके हीलिंग में मदद मिलेगी, हीलिंग जल्दी होगी। द नर्स शुड बी ऑब्जर्वेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। और उन्होंने कहा था कि नर्सिस जो है उनको ऑब्जर्वेंट होना चाहिए। नर्स ऑब्जर्वेंट होती हैं, यानी वो अटेंशन देती हैं पेशेंट के कंडीशन को, उसके बिहेवियर्स को, उसके नीड्स को देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं। और वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, पेशेंट के जितने भी प्राइवेसी वगैरह होते हैं उनको वो मेंटेन रखते हैं, उनका ख्याल करते हैं। अब जो मेटा पैराडाइम है, मेटा पैराडाइम में इन्होंने चीज़ों को किस तरीके से फिट किया था अपने इन्वायरमेंटल थ्योरी के अंदर। तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के मेटा पैराडाइम किसी भी थ्योरी का, किसी भी नर्सिंग थ्योरी का, उसमें एक तो नर्सिंग होती हैं, एक हेल्थ होती हैं, एक एनवायरनमेंट होती हैं, और एक जो है वो पर्सन होता है। तो ये चार चीज़ें जो है मेटा पैराडाइम कहलाती हैं। और ये चार चीज़ें जितने भी नर्सिंग थ्योरिस्ट होते हैं वो अपने थ्योरी के अंदर फिट करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उन्होंने किस तरीके से मेटा पैराडाइम को फिट किया था अपने थ्योरी के अंदर। तो इन्होंने नर्सिंग के बारे में कहा, नर्सिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेडिसिन एंड द गोल ऑफ नर्सिंग इज़ टू प्लेस द पेशेंट इन द बेस्ट पॉसिबल कंडीशन फॉर नेचर टू एक्ट। यानी इन्होंने कहा कि मेडिसिन से नर्सिंग जो है वो अलग है। डिजीज़ प्रोसेसेस वगैरह के साथ नर्सिंग की कोई जो है वो डीलिंग नहीं होनी चाहिए। नर्सिंग का गोल ये है कि वो पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल कंडीशन में रखे ताकि नेचर उस पर एक्ट करे, यानी उसके इन्वायरमेंट को कुछ इस तरीके से, उसमें फ्रेश एयर हो, उसमें सीनरी वगैरह उसको मिले, तो नेचर खुद ब खुद उस पर एक्ट करेगा और वो ठीक हो जाएगा। इनका ये कहना था कि इन्वायरमेंट अगर ठीक है तो पेशेंट की हीलिंग जो है वो जल्द से जल्द होगी। नर्सिंग इज़ द एक्टिविटीज़ दैट प्रमोट हेल्थ विच अकर इन एनी केयर गिविंग सिचुएशन। इन्होंने कहा कि नर्सिंग वो एक्टिविटीज़ हैं, वो प्रोसेसेस हैं जो कि हेल्थ को प्रमोट करती हैं, और किसी भी केयर गिविंग सिचुएशन के अंदर नर्सिंग हो सकती हैं। दे कैन बी डन बाय एनीवन, और कोई भी कर सकता है। पर्सन के बारे में इन्होंने कहा कि people are multidimensional, composed of biological, psychological, social and spiritual components। इन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, तो वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं। उनकी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल नीड्स होते हैं, स्पिरिचुअल उनके कंपोनेंट्स होते हैं। तो इन सब को कंसीडर करना ज़रूरी है। इन सब को कंसीडर करने के लिए एनवायरनमेंट जो है उसको हर एक आस्पेक्ट से ठीक करना चाहिए, हर एक एस्पेक्ट से अप्रोप्रिएट करना चाहिए। हेल्थ के बारे में इन्होंने कहा, हेल्थ इज़ नॉट ओनली टू बी वेल, सिर्फ जो है वो ठीक होना, वेल होना हेल्थ नहीं है, बट टू बी एबल टू यूज़ वेल एवरी पावर वी हैव। इन्होंने कहा कि हेल्थ हम तब कह सकते हैं जब हम में जितने भी पावर हैं उनको हम अच्छे तरीके से अगर यूज़ कर सकते हैं अपने हर एक पोटेंशियल को, तो उस टाइम हम उस बंदे को हेल्थी कह सकते हैं। डिजीज़ इज़ कंसीडर्ड एज डिसईजी आर द एब्सेंस ऑफ द कंफर्ट। इन्होंने कहा कि डिसईजी फील करना, अनईजी अगर फील हो रही है, अगर कंफर्ट नहीं है, तो इसका मतलब डिजीज़ है। एनवायरनमेंट के बारे में इन्होंने कहा, पुअर आर डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट लीड टू पुअर हेल्थ एंड डिजीज़। पुअर अगर डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट हो तो उनकी वजह से हेल्थ पुअर हो जाती हैं और डिजीज़ पैदा होती हैं। एनवायरनमेंट कुड बी अल्टर्ड टू इम्प्रूव कंडीशन सो दैट द नेचुरल लॉज वुड अलाउ हीलिंग टू अकर। इनका कहना था कि एनवायरनमेंट में अल्टरेशन करनी चाहिए, उसमें मॉडिफिकेशन करनी चाहिए और कंडीशंस को इम्प्रूव करनी चाहिए। अगर कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए एनवायरमेंटल कंडीशन को, तो फिर नेचुरल लॉ जो है वो खुद हीलिंग को पैदा करती हैं, यानी नेचर खुद जो है वो उस पर एक्ट करती हैं और हीलिंग हो जाती है, रिकवरी पेशेंट की हो जाती हैं। नाइटिंगेल्स थ्योरी एंड नर्सिंग प्रैक्टिस। अब इसकी एप्लीकेशन की बात आ गई कि किस तरीके से अप्लाई किया जाता है नाइटिंगेल के थ्योरी को नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर। तो इसके बारे में लिखा है, application of Nightingale theory in practice, patients are to be put in the best condition for nature to act on them. It is the responsibility of nurses to reduce noise, to relieve patient anxieties and to help them sleep.
अब प्रैक्टिस में हम किस तरीके से लाएंगे, तो पेशेंट को हम बेस्ट कंडीशन के अंदर रखेंगे जहाँ पे नेचर ख़ुद एक्ट करती है उनके ऊपर। जब हम क्लीन एयर को यकीनी बनाते हैं, क्लीन प्योर वाटर को यकीनी बनाते हैं, एनवायरनमेंट को ठीक करते हैं, प्लीजेंट बनाते हैं, तो ये नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नॉइस जो है उसको रिड्यूस करे, पेशेंट की एनजाइटीज़ जो है उनको रिलीव करे और इनको अप्रोप्रिएट स्लीप जो है वो अप्रोप्रिएट रेस्ट उनको मिल सके, कंफर्ट उनको मिल सके, सही से वो स्लीपिंग कर सकें। As per most of the nursing theories, environmental adaptation remain the basis of holistic nursing care। और बाकी भी जितने भी नर्सिंग थ्योरीज़ हैं बहुत सारे, तो उनके मुताबिक भी इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन जो है वो एक बेसिस बनती है होलिस्टिक नर्सिंग केयर के लिए, कि अगर इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन की जा रही है, इन्वायरमेंट को कंसीडर किया जा रहा है, तो वो लाजमी होती हैं एक होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे देखें नाइटिंगेल की जो थ्योरी है वो नर्सिंग प्रोसेस के अंदर किस तरीके से फिट होती है, किस तरीके से इसको अप्लाई किया जा सकता है नर्सिंग प्रोसेस के ऊपर। तो फर्स्ट वन है असेसमेंट। असेसमेंट करते हुए इनकी थ्योरी को अगर हम अप्लाई करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन जो है उनको देखेंगे कि मे बी ये सारी चीज़ें जो है वो एडिक्वेट है या नहीं। जैसा कि वेंटिलेशन जो है उसकी एडिक्वेसी है या नहीं, वेंटिलेशन सही तरीके से हो रही है या नहीं, वो हम असेस करेंगे। एनवायरनमेंट की जो क्लीननेस है उसको हम असेस करेंगे कि एनवायरनमेंट क्लीन है या नहीं। प्रेजेंस ऑफ ड्राफ्ट के प्रेजेंस को हम देखेंगे, यानी बेस्ट फ्लो ऑफ फ्रेश एयर है या नहीं। ड्राफ्ट कहते हैं बेस्ट फ्लो ऑफ फ्रेश एयर को, तो वो है या नहीं उसको हम देखेंगे। सडन नॉइसेस को हम देखेंगे कि सडन नॉइसेस कोई होते हैं या नहीं, और अगर होते हैं तो उनकी वजह से कितनी हद तक डिस्टर्बेंस होती हैं। अमाउंट ऑफ सनलाइट इन आर्टिफिशियल लाइट, इसको हम असेस करेंगे। इसके अलावा असेसमेंट के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के इन्वायरमेंटल थ्योरी को अप्लाई करते हुए वैरायटी ऑफ डाइटरी ऑफरिंग्स जो है कि क्या क्या चीज़ें वो पेशेंट लेता है खाने में, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। हम देखेंगे कि वार्ड के अंदर कोई बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स तो प्रेजेंट नहीं है, बदबू तो नहीं आ रही। डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट एंड स्प्यूटम, ह्यूमन वेस्ट और स्प्यूटम के डिस्पोजल मेथड जो है उसको हम देखेंगे कि उनकी डिस्पोजल मेथड ठीक है या नहीं। अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट विद अदर्स, पेशेंट को अपॉर्चुनिटी है या नहीं कि वो दूसरों से किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं। फैमिली उसके साथ फैमिली के लोगों को मिलाते हैं या नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उनके साइकोलॉजिकल कंफर्ट के लिए। तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे। हम देखेंगे कि इनसफिशिएंट वार्मथ, के ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट जो है उनको सर्दी लग रही है, उनकी इर्द गिर्द की टेम्परेचर जो है वो ठीक नहीं है। कंपनी फ्राम फैमिली एंड अदर पेशेंट, इनसफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग इलनेस, और इलनेस के बारे में कि ऐसा तो नहीं है कि उनको नॉलेज कम है। ये सारी चीज़ें फ्लोरेंस नाइटिंगेल के एनवायरमेंटल थ्योरी को अप्लाई करते हुए असेसमेंट के अंदर हम देखते हैं। इसके बाद बात आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन की। तो इम्प्लीमेंटेशन में हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के एनवायरमेंटल थ्योरी को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, तो लिखा है प्रोवाइड एडिक्वेट वेंटिलेशन बाय ओपनिंग डोर्स एंड विंडोज़। हम विंडोज़ डोर्स ओपन करते हैं और एडिक्वेट वेंटिलेशन को यकीनी बनाते हैं। कीप द सराउंडिंग इन्वायरमेंट क्लीन, लेनिन बेड यूटेंसिल, जितने भी उसके सामान है, बेड है, दूसरे यूज़ करने के जो सामान है उनको हम क्लीन रखेंगे, एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे। कीप द पेशेंट इन वार्म एंड कंफर्टेबल रूम, अवॉइड अननेसेसरी नॉइज़, गैर ज़रूरी नॉइज़ जो है उनको हम अवॉइड करेंगे। कंफर्टेबल रूम में हम पेशेंट को रखेंगे जो कि उसमें टेम्परेचर भी ठीक हो। इसके अलावा इंक्रीज स्टिमुलस थ्रू ए ग्रेटर एक्सपोजर टू सनलाइट एंड फ्रेश एयर और सनलाइट के थ्रू स्टिमुलस को हम इंक्रीज़ करेंगे ताकि पेशेंट रिस्पॉन्स दे, वो एक्टिव हो जाए। प्रोवाइड न्यूट्रिशियस डाइट एंड इनकरेज फॉर लिक्विड डाइट फ्रिक्वेंटली, हम लिक्विड डाइट फ्रिक्वेंटली हम पेशेंट को इंकरेज करते हैं कि वो यूज़ करे, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छी होती हैं। और इसके अलावा न्यूट्रिशियस डाइट प्रोवाइड करेंगे। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्प्यूटम, ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड अदर वेज टू रिमूव ऑर्डर्स वगैरह को रिमूव करेंगे। पेशेंट की प्रॉपर ड्रेसअप करेंगे, रूम टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे, वार्म क्लोथ्स उनको पहनाएंगे। पेशेंट को लिखा है कि आइसोलेट द पेशेंट फ्रॉम द चिल्ड्रन फ्रॉम द अदर पेशेंट बट कीप इन टच एंड इंटरेक्शन विद लिमिटेड विजिटर्स। उनको बच्चों से हम दूर रखते हैं ताकि वो बच्चे, उनको इन्फेक्शन वगैरह ना हो, और दूसरों से भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम विजिटर्स को अलाउ नहीं करते, विजिटर्स को हम अलाउ करते हैं लेकिन विद लिमिट।
कीप इन स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट सच एज लिसनिंग टू रेडियो, रीडिंग मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर हम न्यूज़पेपर्स रख सकते हैं, मैगजीन्स रख सकते हैं, रेडियो वगैरह, टीवी वगैरह चला सकते हैं। प्रोवाइड सफिशिएंट एडवाइस इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीज़ इस प्रोग्नोसिस, डिज़ीज़ के बारे में उनको पूरी तरह से आगाह करेंगे, उनको सफिशिएंट एडवाइस प्रोवाइड करेंगे डिज़ीज़ की प्रोग्नोसिस के बारे में, कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में, और वो पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को भी और पेशेंट को भी हम प्रॉपर वो सफिशिएंट एडवाइस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक सिनेरियो दी गई है एप्लीकेशन के अंदर, लिखा है नैन्सी स्मिथ ए 10-year-old was injured in an accident related to farm machinery. She had head injury, then she was admitted to pediatric ICU. Because of pediatric ICU environment, she has interrupted sleep and she became increasingly confused. Her leg has become infected. आप देखिए स्टूडेंट्स के यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है कि एक 10 साल की बच्ची हैं और वो एक फार्म मशीनरी की वजह से उसकी एक्सीडेंट हुई और हेड इंजरी उसको हुई है। जब वो आईसीयू में आई तो आईसीयू की एनवायरनमेंट की वजह से उसकी नींद भी ख़राब हो रही है, उसको सही तरीके से वहाँ पे वो उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही हैं, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं। और दूसरी बात ये कि उनकी लेग जो है वो भी इन्फेक्टेड हो गई है। तो इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगी आप लोगों की, आप लोग नर्सिंग डायग्नोसिस क्या लिखेंगे कि इम्पेयर्ड स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू एनवायरमेंटल लाइट एंड नॉइसेस एंड सेपरेशन फ्रॉम फैमिली। इस वजह से उनकी स्लीप पैटर्न जो है वो इम्पेयर हो गई है। फिर प्लानिंग आप लोग क्या करेंगे, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में नर्सिंग एक्शन फोकस ऑन चेंजिंग द एनवायरनमेंट टू सपोर्ट मोर नॉर्मल स्लीप पैटर्न। यहाँ पे फोकस ये होगा कि एनवायरनमेंट को कुछ इस तरीके से मैनेज किया जाए, चेंज किया जाए कि इसमें उसकी स्लीप पैटर्न जो है नॉर्मल स्लीप पैटर्न उसको सपोर्ट मिल सके। दैट इज़ बीइंग अवेक ड्यूरिंग डे एंड स्लीपिंग एट नाइट, कि वो दिन में वो ना सोए और रात के टाइम वो सोए, नींद उसकी पूरी हो। इवैल्यूएशन में फिर आप क्या करेंगे, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑन द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑन द हेल्थ ऑफ पर्सन। अब वो बच्ची को आप लोग देखेंगे कि अब इन्वायरमेंट अगर चेंज हो गई है तो उस पर उसका कोई असर हो रहा है या नहीं। अब क्रिटिसिज्म क्या है इस थ्योरी के, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। तो क्रिटिसिज्म ये है कि शी एम्फेसाइज सब सर्विस टू डॉक्टर्स। उन्होंने कहा कि मेडिसिन से नर्सिंग जो है वो सेपरेट है, डिज़ीज़ प्रोसेस के साथ उनका कोई काम नहीं है और वो डॉक्टर्स की मदद करने के लिए होती हैं। तो इसीलिए सब सर्विसेज को उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया। तो ये ठीक नहीं है, ये क्रिटिसिज्म में आती हैं, इस पर तनकीद की गई। शी फोकस्ड मोर ऑन फिजिकल फैक्टर देन ऑन साइकोलॉजिकल नीड ऑफ ए पेशेंट। साइकोलॉजिकल नीड के बारे में उन्होंने बताया था कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, लेकिन ज़्यादा उन्होंने जो फिज़िकल फैक्टर्स है उन पे फोकस किया, साइकोलॉजिकल नीड्स पे इतना ज़्यादा उनका फोकस नहीं था। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये कवर हो चुकी है, ये रेफरेंसेस है, इसके थ्रू आप इसको मोर डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट में समझ नहीं आई, तो अपना क्वेश्चन डाल ले कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों को सेकंड थ्योरी पढ़ाऊँगी आप लोगों के कोर्स का, तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।